एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट होगा, इसमें हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, एवरेज पावर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, अभी समझते हैं। ध्यान से समझना, पावर का डेफिनेशन क्या होता है, पावर बराबर, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ये तो पावर का सेकंड डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट। क्या होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। ये पावर का दो डेफिनेशन होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ये रियल डेफिनेशन होता है, ठीक। और सेकंड डेफिनेशन ये होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। अब ध्यान समझना, अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, इसमें हर टाइम पर, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वोल्टेज अलग अलग होता है, करंट भी अलग अलग होता है ना। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में क्या होगा, हर टाइम पर, हर इंस्टेंट पर, यानी कि हर टाइम पर वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट अलग अलग होगा, तो हर टाइम पर पावर भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 मिनट में पावर अलग मिल जाए, क्योंकि ई अलग हो जाएगा, आई अलग। 1 मिनट 1 सेकेंड की बात करेंगे तो वहां पर ई अलग, आई अलग, तो वहां पर पावर अलग मिलेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हर समय वोल्टेज और करंट बदलते रहता है, इसलिए यहाँ पर पावर भी हर समय बदलते रहता है। अगर मुझे कंप्लीट पावर चाहिए अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। एवरेज वहीं पर निकालते हैं जहां पर चीजें डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हर समय करंट चेंज हो रहा है, हर समय वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो हर समय दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि पावर भी हर समय चेंज हो रहा है। तो हमें पावर निकालना ही पड़ेगा। तो कौन सा पावर बताऊंगा मैं, किस टाइम का बताऊंगा, तो हम यहाँ पर एवरेज पावर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर निकालेंगे कंप्लीट 1 साइकिल का। क्या निकालेंगे, कंप्लीट 1 साइकिल का एवरेज पावर निकालेंगे। कंप्लीट 1 साइकिल यानी कि 0 से t समय तक, ठीक। अब ध्यान समझना, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, सही कि नहीं। तो एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एवरेज वर्क डन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एवरेज वर्क डन, यानी कि कंप्लीट 1 साइकिल में टोटल वर्क डन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, टोटल वर्क डन निकालूंगा और कैपिटल टी से डिवाइड कर दूंगा, तो एवरेज पावर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो हमारा मेन काम क्या है, एवरेज पावर निकालना। अब एवरेज पावर निकालेंगे तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, तो 1 साइकिल में निकाल रहे हैं तो टोटल टाइम कैपिटल टी हो जाएगा, और टोटल वर्क डन, वर्क डन भी तो अलग अलग होगा ना हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो क्या निकालेंगे, एवरेज वर्क डन। क्या निकालेंगे, तो एवरेज वर्क डन यानी कि हमारे लिए वो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन निकाल के टी से डिवाइड कर दूंगा, एवरेज पावर निकल जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना, पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डी का यूज क्यों करते हैं, किसी इंस्टेंट टाइम पर, मान लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में किसी इंस्टेंट dt टाइम में पावर इतना है, dt टाइम में, या अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में dt टाइम में स्मॉल वर्क डन dw हुआ है। dt टाइम में कितना वर्क डन हुआ है, dw1 हुआ है, dw वर्क डन। तो यहाँ पर जो पावर है, ये कौन सा पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है, यानी किसी dt समय पर ये पावर है, ठीक। और पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो E इंटू, देखो तो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो dw अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू आई। पावर बराबर है तो ये दोनों बराबर भी होगा, तो dw अपॉन dt बराबर E इंटू आई हो गया। dt को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिए तो ई आई dt हो गया। अब क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क डन चाहिए ना, टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब कंप्लीट 1 साइकिल मतलब 0 से t लिमिट भी लेंगे ना, हो गया। और यहाँ पर करेंट का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी लिए हैं, और वोल्टेज का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है ये करंट से कितना एंगल पीछे है, फाई एंगल पीछे है। यहाँ पर तुम फेज डिफरेंस कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सब में सेम आएगा। मैं चाहता हूँ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी ले सकता हूँ, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। स्टैंडर्ड रेफरेंस हम ये लेके चल रहे हैं। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई,
और ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यहाँ पर पुटअप कर दिए। देखो आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी पुटअप कर दिया आई के प्लेस में, और ई के प्लेस में ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव पुटअप कर दिया। ठीक है, ये है ई बराबर हो जाएगा, चलो दोनों ई नॉट, ये हो जाएगा ई नॉट। ठीक है, आई का वैल्यू पहले रख दिया हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर ई की वैल्यू रखा हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और डी टी एज इट इज है। ठीक है, हो गया ना इतना। अब इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेशन। अब ध्यान समझना, यही मेन है। यहाँ आई नॉट और ई नॉट ये पीक करेंट और ये पीक ईएमएफ कांस्टेंट है, तो आई नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, ई नॉट भी कांस्टेंट बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 0 से टी साइन ओमेगा टी और क्या बचा यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये हो जाएगा डी टी। हो गया, और ये क्या आ गया बाजू में बराबर में टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन कंप्लीट वन साइकिल में। तो वन साइकिल में टोटल पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो डब्ल्यू जो आएगा वो टोटल वर्क डन आ रहा है ना, और टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल पावर निकल जाएगा। जो पावर होगा कौन सा पावर होगा, एवरेज पावर। तो आप ध्यान देना यहाँ पर ई नॉट 0 से टी साइन ओमेगा टी इंटू, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए साइन बी, ब्रैकेट का यूज करना। ओवरऑल फिर क्या है डी टी। हो गया यहां तक। आई नॉट ई नॉट 0 से टी, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो गया, ये कॉस फाइव। अब इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो माइनस क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, फिर कॉस ओमेगा टी, फिर मल्टीप्लाई साइन फाइव, और बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, और ये बाजू में है डी टी। हो गया इतना, ऊपर मिटा दो। चलो अब देखो, अब ये हो जाएगा आई नॉट ई नॉट 0 से डी, यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा। हम पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के प्लेस में क्या है ओमेगा टी, और नीचे में क्या है होल डिवाइड में, ये हो जाएगा 2। ठीक, और बाजू में है कॉस फाइव, ब्रैकेट लगाना। ठीक, माइनस। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ध्यान से, यहाँ पर 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, चलो यहीं पे कर देता हूँ, और 2 का मैं क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई किया और क्या किया यहाँ पे 2 का डिवाइड किया। तो यहाँ एक फॉर्मूला बने, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़े थे अपन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। बन गया ना, बन गया। इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, तो ये देखो 1/2 एज इट इज रहेगा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस पूरे का क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2, और थीटा के प्लेस में क्या है ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी। हो गया, और बाजू में क्या है, ये तो पूरा रिप्लेस हो गया ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा में, और इंटू में क्या है साइन फाइव, ये हो जाएगा साइन फाइव। और जो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगाए थे उसको क्लोज कर देना, ये डी टी। देखो यहाँ तक हो गया।
ये हो जाएगा आई नॉट ई नॉट, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सही ना। तो 2 2 क्या हो गया, यहाँ पे बाहर आ गया, ये 0 से t, ठीक। अभी क्या हुआ देखो, cos फाई को मैं सामने में लिख रहा हूँ, ठीक है, cos फाई को मैं सामने में लिख दिया, ये वाला cos फाई को। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t स्मॉल ब्रैकेट माइनस 1/2 बाहर आ चुका है यहाँ पे। यहाँ क्या बचा, साइन फाई को पहले लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा साइन 2 ओमेगा 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, और ब्रैकेट तो क्लोज रहेगा, डी टी हो गया। कुछ लिखे 1/2 कॉमन निकाले, सबको एज इट इज लिख दिए। अब देखना, अब इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, तो आई नॉट ई नॉट और ये हो जाएगा 2। अब ध्यान से समझना भाई, ठीक है, यही मेन है। देखो cos फाई जो है ना, फाई इसके इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग सेपरेट थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, तो सेपरेट करके करता हूं, ठीक है, सबसे अच्छा, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और ये हो जाएगा डी टी माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे लिमिट 0 से कैपिटल टी, ये हो जाएगा साइन फाई, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और ये डी टी, ठीक है। इतने पार्ट को अलग कर दिया इंटीग्रेशन लगा के, और इंटीग्रेशन का साइन इनके साथ भी लगा के अलग कर दिया, डी टी इसको अलग दे दिया, और बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है बंद करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि आई नॉट ई नॉट 2 इस सब का है, सबके कॉमन में था ना, इसलिए, ठीक है। हो गया, हो गया ना। अब देखो क्या करूँगा यहाँ पर, हो गया। अब यहाँ देखो cos फाई इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो यहाँ लिखो cos फाई को नेक्स्ट स्टेप में, तो आई नॉट ई नॉट डिवाइड में 2, बड़ा सा ब्रैकेट तो लगेगा, cos फाई तो कांस्टेंट है, तो फाई क्या था, फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है, 90 डिग्री 180 डिग्री जो भी होगा, तो ये cos फाई इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इसी के इंटीग्रेशन से बाहर गया, इसी से, ऐसे पूरा बाहर मत कर देना, 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और डी टी माइनस साइन फाई को इसके इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, ये साइन फाई इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। हो गया इतना, मिटा दो इसको। चलो अब ये हो जाएगा आई नॉट ई नॉट अपॉन 2, बड़ा ब्रैकेट, ये cos फाई। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी है ना, तो इसका कैपिटल टी हो जाएगा, हो गया ना, माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी, है कि नहीं, और t के कॉफिशिएंट में क्या है, 2 ओमेगा, तो नीचे आएगा में 2 ओमेगा, हो गया। अब इंटीग्रेशन होता है, ये लिमिट पीछे लगाएंगे 0 से कैपिटल टी को, ये देखो ये हो गया, माइनस साइन फाई, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन क्या होगा, कॉस हो गया, माइनस में आएगा लेकिन इंटीग्रेशन में, तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा टी, और t के कोफिशिएंट क्या है, और 2 ओमेगा, तो बाहर आएगा, मतलब नीचे उतरेगा ये, और लिमिट 0 से t पीछे में पुट अप कर देंगे, और ये बड़ा ब्रैकेट तो हमेशा बंद रहेगा। हो गया इतना, मिटा दो इसको। हेलो, फ्री तो अभी तो पढ़ा रहा हूँ यार मैं, फ्री मत, कितने टाइम के लिए,
फ्री तो मैं रात को ही हो पाऊँगा, रात को वही 9:30 बजे। तो एक बार ऐसे आ जाना 6 बजे, पूछ के आ जाएंगे जल्दी 5 मिनट में, ठीक है ना? हाँ 5-10 मिनट में फिर लाख छोड़ देना। ठीक है, हो गया। अब देखो लिमिट पुट अप करेंगे, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से। इधर देखो, इस टी का भी लिमिट लगेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या लगाऊंगा टी की जगह? अरे स्मॉल टी था ना, ठीक है, स्मॉल टी था ये, ठीक है। डी टी का था क्या? ऐसा डी टी था ना, तो डी टी में क्या होगा? स्मॉल टी तो आएगा ना, कैपिटल टी लिख दिए थे, ठीक है ना? ठीक है, तो इसकी जगह अपर लिमिट कैपिटल टी पुट अप किया, देखो यहाँ हो गया, माइनस लोअर लिमिट। अब इस टी की जगह क्या रखूंगा? 0, छोटा सा ब्रैकेट में बंद कर दो, हो गया। बीचों बीच माइनस है, ये तो रहेगा। अब इस टी के प्लेस में कैपिटल टी पुट करूंगा अपर लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन क्या है? ये 2 ओमेगा, हो गया, ब्रैकेट लगा छोटा सा, हो गया, माइनस लोअर लिमिट। तो अब 0 पुट अप करूंगा इस टी की जगह, तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा ये। तो साइन 0 क्या होगा? 0। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैं? 0, ब्रैकेट क्लोज। एक बार यहाँ पे लगा अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट पुट अप किया, ये बीचों बीच माइनस ये लगाया, फिर इस टी के जगह फिर अपर लिमिट पुट किया कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट पुट अप करूंगा यहाँ पे, तो टी की जगह 0, तो पूरा 0, साइन 0 0, तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस साइन फाई। अब यहाँ पे देखो, एक काम करो, माइनस माइनस क्या कर दो, इसको प्लस बना दो, सबसे अच्छा है ना। अब लगाओ, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस बना दिया, तो कॉस 2 ओमेगा, अपर लिमिट क्या है? कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 0 पुट अप करूंगा ना, तो ये पूरा 0 हो जाए। कॉस 0 क्या होगा? कॉस 0 कॉस 0 1 होगा, हाँ कॉस 0 1 हो गया। सही है कि नहीं? देखो इतना, ठीक है ना। टी के जगह ये पुट अप किया कैपिटल टी, तो कॉस 2 ओमेगा टी आया अपॉन 2 ओमेगा तो रहेगा, फिर माइनस, ये माइनस तो हट गया है ना यहाँ से, ठीक है। अब लोअर लिमिट तो 0, कॉस 0 कितना होता है? 1, हो गया। अब ध्यान दें, नहीं पास, टी माइनस 0 है, तो माइनस 0 को हटा सकता हूँ ना, हो गया। यहाँ पर भी माइनस 0 को हटा सकते हो, ऐसे कुछ होगा। अब ब्रैकेट को भी हटा दो, क्या कर दो? ब्रैकेट को भी हटा दो, हटा दिए, हटा दिए ना। अब देखो एक बात, हो गया। अब यहाँ पर देखो, ओमेगा की वैल्यू पुट अप करो, मैं किसकी वैल्यू? ओमेगा की, तो यहीं पे कर रहा हूँ ना, ध्यान समझना भाई। तो यहाँ पे कर देता हूँ, आई नॉट ई नॉट अपॉन 2, और ये हो जाएगा कॉस फाई, और ये हो जाएगा टी माइनस 1/2 ओमेगा को ऐसे बाहर लिख देता हूँ, 1/2 ओमेगा को, 1/2 ओमेगा को। अभी देखो साइन 2, अब इस ओमेगा का वैल्यू क्या रखूँगा? ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है ना, ओमेगा की प्लेस में 2 पाई अपॉन टी रख दिया, और कैपिटल टी वैसी 6, कुछ नहीं किया, 1/2 ओमेगा बाहर लिख दिया, फिर साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, अब ये कैपिटल टी हो गया इतना, प्लस साइन फाई। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये 2 ओमेगा बाहर ले लूँ क्या? दोनों में 2 ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो 2 ओमेगा दोनों से बाहर ले लिया, देखो नीचे में लिख दिया, यहाँ भी 2 ओमेगा, यहाँ भी 2 ओमेगा, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ देखो कॉस हो गया 2, अब ओमेगा प्लेस में क्या रख दूंगा? 2 पाई अपॉन टी रख दिया, हो गया। अब बाजू में भी एक टी है, हो गया, माइनस 1, क्योंकि 2 ओमेगा तो कॉमन आ गया, तो 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट, हो गया इतना। चलो अब ध्यान समझना, देखो अब आई नॉट ई नॉट अपॉन 2, अब ध्यान देना क्या हो जाएगा? टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, तो क्या बचा? 2 2 जा 4, साइन 4 पाई, क्या बचा? ये
साइन 4 पाई। यहाँ से भी t से t कटेगा तो t से t कट गया, ठीक। तो 2 2 जा 4, तो क्या बन गया cos 4 पाई, ठीक। अब याद रखना साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है 0, तो यहाँ पूरा क्या पुटअप कर दिया मैं 0। और cos 4 पाई की जो वैल्यू होती है 1 होती है, क्या होती है 1, cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो 1 माइनस 1, ये माइनस है ना, यहाँ पे बीचों बीच लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस 1 पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 लिख देता हूँ, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म। अब यहाँ पर भी 0 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, ये आएगा ना, तो 0/2 ओमेगा, ऊपर में 0 है तो पूरा क्या बन गया, ये 0 बन गया। तो प्लस 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं। अब t माइनस 0 मतलब t ही तो होगा ना, तो मल्टीप्लाई t हो गया इतना। अब चलो ये हो जाएगा I0 इंटू E0 इंटू कॉस पाई। t का ऐसे t नहीं बचना चाहिए यार, कुछ गलत हो गया क्या, t कहाँ, t हटेगा, t हटेगा, 0 बन गया, दिखा ना कॉपी थोड़ा सा मिटा दिया हूँ मैं, नहीं सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया। तो I0 E0 cos फाई इंटू कैपिटल T, नीचे में क्या है 2, क्या है 2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 बार लिख सकते हैं, √2 क्या होगा 2 ही तो आएगा, 2 बार लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब बताओ I0/√2 को क्या बोल सकते हैं, IRMS बोलते हैं ना, IRMS फॉर्मूला पढ़े थे ना। E0/√2 को क्या बोलेंगे ERMS बोलेंगे ना, इंटू क्या हो जाएगा cos फाई इंटू में t, हो गया। और ये क्या टोटल वर्क डन आया कि नहीं आया, अब हमें क्या निकालना है पावर, तो पावर बराबर क्या होता है वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल वर्क डन निकल गया IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई इंटू t, टोटल वर्क डन, और ये टोटल टाइम, ठीक। तो t से t कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पास पावर, और कौन सा पावर है ये एवरेज पावर, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में एवरेज पावर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो एवरेज पावर बराबर क्या हुआ IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, और बुक में सवाल इसको बनाना है, 1-2 नंबर पूछा जा सकता है। IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई, और IRMS बराबर I0/√2, ERMS बराबर E0/√2। हो गया। अब वेयर देखो, वेयर कॉस फाई क्या है, कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोल देंगे इसको, 1 नंबर का सवाल यहाँ से आता है, 1-2 नंबर का, कॉस फाई को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। अब इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाएगा, पावर फैक्टर को डिफाइन कीजिए, या पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं। तो कॉस फाई पावर फैक्टर है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ से लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लिख देना पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई क्या है, पेपर में दे देगा कि एसी सर्किट में एंगल 90 डिग्री बना, कितना बना 90 डिग्री, पावर फैक्टर बताओ, तो क्या लिखूंगा पावर फैक्टर मतलब क्या होता है कॉस फाई, और कितना डिग्री का एंगल दिया है 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है
0, तो पावर फैक्टर कितना आया 0। बोलेगा ना पावर फैक्टर कैलकुलेट कीजिए जब एंगल इतना दिया है, तो कुछ मत करना, फाइव जगह एंगल पुट अप कर देना, जो आंसर आएगा वही पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर को किससे ये क्या है cos फाई, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है cos फाई। पावर फैक्टर का डेफिनेशन लिख रहा हूं आप, cos फाई इज पावर फैक्टर, cos फाई पावर फैक्टर है विच इज defined as the cosine of the phase difference between current and voltage पावर फैक्टर का डेफिनेशन लिख देना। पावर फैक्टर को cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, तो cos फाई मतलब पावर फैक्टर, cos फाई इज पावर फैक्टर विच इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज। ये क्या है, करेंट और वोल्टेज। फाई क्या होता है, फाई एंगल बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज। हम बनाते थे ना फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम ये करंट होता था, ये वोल्टेज होता था, कितना डिग्री एंगल बनता था वोल्टेज से, फाई एंगल है ना। तो जो फाई होता है ये फेज डिफरेंस होता है करंट और ईएमएफ के बीच का। तो यहाँ पर करंट आई है IRMS और वोल्टेज क्या है ERMS, तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस फाई। तो जो फाई है, फाई क्या है ये फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस किसके बीच का है, करंट एंड वोल्टेज का। करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है उसका क्या ले लो, कोसाइन ले लो, क्या ले लो कोसाइन। इसे वो क्या बोल देंगे, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर विच इज डिफाइंड एज द कोसाइन लेना है ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस ये हो गया, इसका क्या ले लो कोसाइन ले लो, इसे क्या बोल दो पावर फैक्टर PF। ठीक, पावर फैक्टर को यूनिट होगा क्या, रेडियन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ऐसी भी वैल्यू है नहीं, पावर फैक्टर कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन लेस कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो फाई का है ना, एंटी cos फाई है। ठीक है, हो गया, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, PV एवरेज IRMS इंटू IRMS, ध्यान हो गया, इतना मिटा दूं। अब ध्यान समझना भाई, IRMS को क्या बोलते हैं, अपेरेंट करेंट, क्या बोलेंगे इसको, अपेरेंट करंट या वर्चुअल करंट, क्या बोलेंगे इसको, अपेरेंट करंट या वर्चुअल करंट भी बोलते हैं IRMS को, पहले बता रहा हूँ। और ERMS को भी क्या बोलेंगे, अपेरेंट वोल्टेज। जहां पर भी RMS आता है ना, वो करंट का रियल वैल्यू नहीं होता, करंट का वोल्टेज का रियल वैल्यू नहीं होता, वो थोड़ा अपेरेंट वाला होता है, वर्चुअल वाला। रियल कुछ होगा, अपेरेंट थोड़ा अलग होगा, डिफरेंस रियल से हल्का फुल्का डिफरेंट होगा। ठीक है, IRMS ERMS कैसे निकाले थे पता है ना, IRMS ERMS EMS, तो अपेरेंट करंट बोलते हैं। ERMS को दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट बोलते हैं या इफेक्टिव करंट बोलते हैं, बताया था। तो साथ में लिख लेना, अपेरेंट करंट भी बोलते हैं और अपेरेंट वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि कोई इसमें कोई फिक्स नहीं चलता, कम ज़्यादा होते रहते। हो गया इतना, ये मेन फॉर्मूला है भाई, ये मेन है एकदम, स्टार मार्क कर लो। अब ध्यान समझना, वी हम जानते हैं उनके अलावा से, V बराबर क्या होता है I इंटू आर, वी बराबर I इंटू आर। तो E बराबर क्या होगा I इंटू आर, तो ERMS हो गया। लेकिन ये सिर्फ क्या है, R लिखा मतलब ये रेजिस्टेंस के लिए, सिर्फ किसके लिए, R लिखा मतलब किसके लिए, सिर्फ सर्किट रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर जो हम सर्किट लिए थे ना, वो LCR सर्किट था। कौन सा सर्किट था, LCR। मैं LCR सर्किट मान के पावर फैक्टर का न्यूमेरिक बनाया हूँ। LCR में क्या होता है, LCR में Z लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, रेजिस्टेंस को टोटल, सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा ऐसा सर्किट में V बराबर IR, E बराबर IR। लेकिन अगर LCR है तो E बराबर क्या चलेगा, I इंटू Z चलेगा। क्या चलेगा, मैं जो बनाया हूँ वो LCR के लिए है, क्या है
LCR के लिए है, यानी कि LCR के लिए है, बाकी सब के लिए भी बनाऊंगा मैं भी। LCR में क्या होता है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। LCR सर्किट में करंट और वोल्टेज का ये इक्वेशन था कि नहीं था, था कि नहीं था। और E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी लिया हूँ और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिया हूँ। तो कौन से सर्किट में इक्वेशन आया था, LCR में आया था। तो यहाँ पर जो मैं बनाया हूँ वो रेफरेंस LCR को मान के बनाया हूँ। किसको मान के, LCR को, ठीक है। और बाकी सबके लिए अभी हम क्या निकालें, पावर निकालें, एवरेज पावर। क्या निकालें, तो एवरेज पावर का ये फॉर्मूला आया है मेन, ठीक है। अब हर सर्किट के लिए एवरेज पावर निकाल लूंगा मैं, याद रखना। तो नहीं समझे क्या, कौन से सर्किट के लिए था ये, LCR। तो LCR में E बराबर I इंटू जेड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ERMS बराबर क्या हो गया, IRMS इंटू जेड होगा कि नहीं होगा। ERMS बराबर IRMS इंटू जेड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर रख दो, ERMS बराबर क्या रखूंगा, IRMS इंटू जेड रखूंगा। तो रख दो, तो क्या हो जाएगा, P एवरेज बराबर, बोर्ड एग्जाम में यहीं तक छोड़ के आना है, ठीक। तो IRMS इंटू ERMS बराबर IRMS इंटू जेड, और बाजू में क्या है, कॉस फाइव। हो गया। तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RMS इंटू जेड इंटू कॉस फाइव, P एवरेज। सेकंड फॉर्मूला, ठीक, लिख लो, लिख ले। याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैं बनाया हूँ एवरेज पावर का, ये LCR सर्किट से लेके बनाया हूँ। कौन सर्किट को रेफरेंस माना हूँ, LCR को रेफरेंस माना हूँ, याद रखना, ठीक। बाकी सब सर्किट के लिए मैं निकालूंगा अभी, बस एंगल चेंज करते जाऊंगा, ठीक। अब LCR सर्किट में मैं एक डायग्राम बनाया था, बता रहा हूँ, देखना। उसका नाम था इम्पीडेंस डायग्राम। क्या डायग्राम बनाए थे, इम्पीडेंस डायग्राम ऐसे बनाया था मैं LCR सर्किट में, याद करो। अब वापस मैं बना रहा हूँ, जेड था, ये इम्पीडेंस डायग्राम था LCR सर्किट का, था कि नहीं था, था। तो कॉस फाइव बराबर क्या होगा, देखना यहाँ से, कॉस फाइव क्या है, पावर फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ से कॉस फाइव बराबर क्या होगा, देखो, कॉस फाइव बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जिस एंगल की बात करते हो, सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, आर बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। तो कॉस फाइव बराबर आर अपॉन जेड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये सेकंड फॉर्मूला कॉस फाइव का। अगर तुम्हें हो सकता है रेजिस्टेंस दिया है और जेड दिया है और पावर फैक्टर की वैल्यू पूछा है, तो दोनों को डिवाइड करके पावर फैक्टर की वैल्यू बता सकती हैं। डायरेक्ट अगर एंगल दे दिया, डायरेक्ट अगर फाइव एंगल दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डायरेक्ट पावर फैक्टर निकल, फाइव की वैल्यू पुट अप करके 90 रख दो, 0 रख दो। और पावर फैक्टर निकालना है और एंगल ही नहीं दिया है, तो क्या करो, आर और जेड दिया होगा, उसको पुट अप करके निकाल सकते हो। अब यही डायग्राम क्यों लिया, इंपीडेंस वाला, क्योंकि LCR सर्किट में यही तो बनाया था डायग्राम अपन, इसलिए। और सारा चीज LCR का ही है लगभग, ये ठीक है, लगभग क्या LCR का ही है। हो गया। तो कॉस फाइव बराबर आर अपॉन जेड, याद रखना। कोई दिक्कत है यहां तक, चलो अब लिखना स्पेशल केसेस। क्या लिखना, स्पेशल केस। स्पेशल केस ओनली अगर AC सर्किट में क्या होगा, ओनली रेजिस्टेंस। क्या हो गया, कॉपी में अच्छा लिखो ना, नोट्स भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है, ग्रुप में। स्पेशल केस में अगर हमारे पास सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस होगा, ओनली, और रेजिस्टेंस होता है तो फेज डिफरेंस कितना आता है, 0 डिग्री। सेम फेज में होते हैं ना, रेजिस्टेंस रहता है ओनली, तो एवरेज पावर क्या होगा,
IRMS इंटू ERMS इंटू cos फाई। ये फॉर्मूला है कि नहीं हमारे पास एवरेज पावर का? कौन से सर्किट के लिए एवरेज पावर था? माने चले LCR के लिए माने थे, सही है कि नहीं है? क्योंकि LCR में कितना फेज डिफरेंस था 5, लेकिन ओनली रजिस्टेंस है कितना फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 ना। तो P एवरेज बराबर क्या मिलेगा IRMS इंटू ERMS। तो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि ओनली रजिस्टेंस वाले सर्किट में एवरेज पावर निकालो। क्या निकालो? रजिस्टेंस रहेगा उस वैसे वाले AC सर्किट में एवरेज पावर निकालो। तो क्या करूंगा, मेन फार्मूला आया था ना उसमें 5 बराबर 0 डिग्री पुटअप कर दूंगा और एवरेज पावर बराबर आया IRMS इंटू ERMS। और बाजू में लिखना मैक्सिमम। क्या लिखना? मैक्सिमम। तो यहां लिख देना सो एवरेज पावर इन R इज मैक्सिमम। अगर एवरेज पावर मैक्सिमम आया, एवरेज पावर यानी कि जो सर्किट होगा, सर्किट उसमें एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगा। भाई पावर का यही तो एनर्जी लॉस है कि नहीं है? पढ़े थे ना हम लोग। पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इसी से तो आया था ना पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, है ना। तो तुम्हारा जो सर्किट है उसमें जितना ज़्यादा वर्क डन होगा, जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा पावर खपत होगा कि नहीं होगा? तो पावर क्या है? जो पावर निकालते हैं क्या एनर्जी का लॉस है कि नहीं है? अगर तुम्हारे पास एवरेज पावर ज़्यादा आ गया मतलब उसमें एनर्जी लॉस क्या होगा? बहुत मैक्सिमम होगा, याद रखना। तो IRMS इंटू ERMS जब जब दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, जब जब दोनों मल्टीप्लाई में आएगा IRMS इंटू ERMS, तब तब एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक ना। ये क्या है भाई? पावर ही तो है। पावर एवरेज पावर का मतलब क्या है? एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस, वही तो पावर है ना। ठीक है। और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो किस फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा? हीट के फॉर्म में। ठीक है, समझ पाए नहीं समझे? अब एवरेज पावर यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम है। तो कितना है इसका निकालेंगे। चलो, तो हम जानते हैं P एवरेज बराबर IRMS इंटू ERMS बराबर क्या होगा? IRMS इंटू R होगा, क्योंकि ओनली यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। अभी जब निकाले थे तो आपने Z लिखा था क्योंकि उसमें LCR था। LCR के लिए अपन इम्पीडेंस की बात करते हैं और इसमें तो सिर्फ रेजिस्टेंस बात है। तो रेजिस्टेंस में V बराबर IZ थोड़ी लिखूंगा, V बराबर IR लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा? ERMS बराबर I इंटू R होगा ना। यहाँ पर वोल्टेज क्या है? ERMS हमारे पास, तो I इंटू R होगा ना। ERMS बराबर I इंटू R। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दिया ERMS बराबर IRMS इंटू R। तो क्या हो जाएगा? P एवरेज बराबर I स्क्वायर RMS इंटू R हो गया। पेपर में आएगा कि AC सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है तब एवरेज पावर बताओ। तो ये हो जाएगा एवरेज पावर। और इस समय पावर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, मैक्सिमम यहाँ पर लॉस होगा पावर। तो पेपर में आएगा कि लॉस हो रहा है पावर, तो रेजिस्टेंस के टर्म में निकाल के देखो। किस टर्म में? यहाँ पर पावर रेजिस्टेंस के टर्म में लॉस हो रहा है, रेजिस्टेंस में तो पावर लॉस हो रहा है ना। तो रेजिस्टेंस आना चाहिए कि नहीं इस फॉर्मूले में? तो निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। हो गया। और I बराबर क्या होता है? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। IRMS बराबर क्या होता है? I नॉट अपॉन √2। तो I स्क्वायर RMS बराबर क्या होगा? I नॉट स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 होगा। यहाँ पुट अप कर दो तो क्या निकलेगा? P एवरेज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R। है ना। तो अगर ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो पावर मैक्सिमम लॉस होता है। कितना मैक्सिमम? अब किस फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में। अब किसकी वजह से लॉस हो रहा है? रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है ना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखो निकाल दिया कितना लॉस हो रहा है।
आई नॉट दिया रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया रहेगा। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो पावर लॉस भी क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब ज़्यादा करंट को अपोज करेगा, वो ज़्यादा करंट को रोकेगा। तो पेपर में अगर बना लोगे ना कि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस है तो एवरेज पावर निकालो, और इस टाइम में पावर कैसे होगा, मैक्सिमम होगा। एनर्जी लॉस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में। किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में कितना मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो रहा है, इतना। ठीक है, यहां अब लिखो स्पेशल केस नंबर 2, केस नंबर 2 लिखो। अब केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे, ओनली इंडक्टर एल है, ओनली इंडक्टर एल। या तो बोल देंगे केस नंबर 3 में ओनली क्या होगा, कैपेसिटर सी हो गया। तो जब इंडक्टर जुड़ा होता है या कैपेसिटर जुड़ा होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 रेडियन होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। इंडक्टर है और कैपेसिटर है तो फेज डिफरेंस π/2 रेडियन होता है। किसी में फेज डिफरेंस 90 डिग्री आगे होता है तो इसमें एक 8 हो 90 डिग्री पीछे, लेकिन फेज डिफरेंस 90 ही तो है ना, सही कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा फिर से, एवरेज बराबर IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई। फाई की जगह क्या रखूँगा, π/2। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो पी एवरेज क्या मिला, सेम यहाँ पर भी π/2, पी एवरेज क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर पेपर में आएगा अगर एसी सर्किट में ओनली इंडक्टर है या ओनली कैपेसिटर है तब एनर्जी लॉस नहीं होता। एनर्जी लॉस मैं बताया था, इलेक्ट्रिक बल्ब में अपन रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करते, इंडक्टर यूज़ करते हैं, बताया था। क्यों, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी लॉस होता है क्या, नहीं होता। इंडक्टर भी करंट को रोकेगा और रेजिस्टेंस भी करंट को रोकेगा, लेकिन रेजिस्टेंस करंट को रोकने के साथ साथ एनर्जी का लॉस भी करता है। कितना करता है, मैक्सिमम, बताया था। इंडक्टर करंट को रोकेगा लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। ठीक, तो पेपर में आएगा कि अगर एसी सर्किट में इंडक्टर जुड़ा है तब एनर्जी लॉस कितना होता है, 0। कैपेसिटर जुड़ा है तो एनर्जी लॉस कितना होता है, 0। लेकिन रेजिस्टेंस है ओनली तब एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है। क्या होता है, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता और रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस होता है। याद रखना है चीज। अब बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बोल देगा, ओनली जिसमें कैपेसिटर जुड़ा है। क्या जुड़ा है, एसी सर जिसमें कैपेसिटर जुड़ा है। पावर फैक्टर बताओ, क्या बताओ, तो क्या बताऊंगा, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos फाई। अब ओनली कैपेसिटर में फाई की जगह क्या रख दूंगा, π/2, और cos π/2 कितना होगा, 0। तो अगर ओनली कैपेसिटर है या ओनली इंडक्टर है तब पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अब बोल देगा ओनली रेजिस्टेंस है तब पावर फैक्टर बताओ, तो क्या करूंगा। अब ओनली रेजिस्टेंस में फाई कितना, 0 डिग्री ना, सेम फेस में ना, और cos 0 कितना आता है, 1। तो अगर ओनली रेजिस्टेंस हो गया एसी सर्किट में तब पावर फैक्टर कितना आता है, 1। तो पावर फैक्टर यानी cos फाई बस हो गया। अच्छा, यहाँ पे नीचे राइस में लिखना, सो एवरेज पावर इन L इज 0। अब ब्रैकेट में लिख लेना वाटलेस एनर्जी। सेम इस साइड भी लिखना, सो एवरेज पावर इन कैपिटल C इज 0। और क्या लिखना, वाटलेस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बुक भी साथ में पढ़ो भाई, 1 नंबर का सवाल बहुत डीपली पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बुक पूरा पढ़ोगे टॉपिक और डेली रिवीजन करोगे तब होगा। हो गया, वाटलेस करंट, यार सॉरी, वाटलेस करंट लिखना, एनर्जी मत लिखना, वाटलेस करंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वाटलेस करंट होने वाला है। तो वाटलेस करंट क्या है, जिसमें पेपर में आएगा व्हाट इज वाटलेस करंट, तो एनर्जी का लॉस जिसमें नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। क्योंकि भाई अगर जिसमें इंडक्टर है, जिसमें कैपेसिटर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट तो जा ही रहा है कंटिन्यू, उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है कि किसी फॉर्म में, तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट।
लेकिन रेजिस्टेंस के केस में वाटलेस करंट बोल सकते हैं क्या? तो रेजिस्टेंस में करंट का लॉस हो रहा है ना हीट के फॉर्म में, तो वहां पर वाटलेस करंट नहीं लिखेंगे। तो पेपर मास ओनली एल है और ओनली सी है, तो इस समय जो करंट होगा तो क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट। क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट क्या होता है डिफाइन कीजिए। तो जिसमें एनर्जी का लॉस जीरो होता है, जिसमें एनर्जी का लॉस या तो एवरेज पावर क्या होता है? जीरो होता है। तो वैसे सर्किट में जो करंट होगा वैसे करंट को क्या बोलेंगे? वाटलेस करंट। ठीक। अब लिखो केस नंबर 4। क्या लिखो? केस नंबर 4, जिसमें क्या हो? एल हो और क्या हो? आर हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई। तो एल और इम्पीडेंस डायग्राम की देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है एवरेज पावर का? आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई। सही है कि नहीं है? अब जब एल आर सर्किट होता है, एल आर सर्किट, तो एल आर सर्किट के इम्पीडेंस डायग्राम में पहुंचो डायरेक्ट। कॉपी देखो एल आर सर्किट के इम्पीडेंस डायग्राम में। देखो एल आर सर्किट का इम्पीडेंस डायग्राम बना रहा हूं मैं। ध्यान से समझना भाई। अभी तक आर था, आर सर्किट, उसमें फेज डिफरेंस फाई कितना था? 0 था। एल था तो फेज डिफरेंस कितना था? π/2। सी भी था, उसमें फेज डिफरेंस कितना था? π/2। आर और ये एल और सी ओनली वाला था तो फेज डिफरेंस पता था। अगर एल और आर आता है तो फेज डिफरेंस पता रहता है क्या? हम पढ़े थे एल आर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना था? फाई तक नहीं था? फाई तक नहीं था? फाई आगे पीछे जो भी है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट वैल्यू पता था क्या? नहीं पता था। लेकिन हमें अगर एवरेज पावर निकालना है तो आई आर एम एस ई आर एम एस तो पहले इस क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन यहाँ पर फाई एंगल पता है क्या? अब फाई नहीं पता तो कॉस फाई पता है क्या? अभी तक तीनों सर्किट में एंगल पता था तो कॉस फाई डायरेक्ट पता चल जाता था। अब कॉस फाई नहीं पता था, इसके लिए इम्पीडेंस डायग्राम देखना। क्या देखना? तो आर एल सर्किट खोलो और इम्पीडेंस डायग्राम देखो। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो हो जाएगा आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई बराबर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। ठीक, सही तो है ना?
हो गया। तो उसका इम्पीडेंस डायग्राम ऐसे था, देखो R था तो R का रेजिस्टेंस इधर और इंडक्टर का रेजिस्टेंस इधर XL है ना। अब ये निकालेंगे हाइपोटेनस तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर निकलेगा ना हाइपोटेनस। ठीक, तो कॉस फाई बराबर बेस पता है, बेस कितना हो गया R, हाइपोटेनस कितना होगा ये R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर ये। ठीक, तो LR सर्किट में एवरेज पावर कैलकुलेट करने आएगा तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक, अब ले लो LC, हो गया। LC तो नहीं पढ़े थे ना अपन, क्या बचा अब LC नहीं LR हो गया। अब CR ले लो, अब CR के लिए फिर इम्पीडेंस डायग्राम में जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा XC। ठीक है, XC होगा इम्पीडेंस डायग्राम, C में इधर रेजिस्टेंस का इधर कैपेसिटर का XC, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। ठीक, तो कॉस फाई की जगह क्या लिखोगे R अपॉन R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, बस हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, और XC बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो XC की जगह क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा C भी लिख सकते हो ऐसे। R स्क्वायर और XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, CR सर्किट में एवरेज पावर निकालने आएगा तो ये फॉर्मूला है। तो हम देख रहे हैं कि CR सर्किट है या LR सर्किट है, दोनों में एनर्जी का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। कितना हो रहा है ये नहीं बता सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन हो तो रहा है, जीरो तो नहीं आया ना, हो रहा है। R में एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है ओनली R में, ओनली L ओनली C में एनर्जी लॉस नहीं होता वाटलेस करेंट, लेकिन CR हो गया या LR हो गया इसमें एनर्जी लॉस मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें फेज डिफरेंस नहीं पता, लेकिन एनर्जी का लॉस इसमें होता है, इतना पता है। ठीक है, अब कितना हो गया, पांचवा केस था ना, अब लिखो छठवा केस। छठवा केस इसमें क्या होगा, L भी होगा, C भी होगा, R भी हो गया। ठीक, LCR, तो LCR में इम्पीडेंस डायग्राम, LCR उल्टा से बोल सकते हो, तो ना नॉर्मल नहीं था ना, जनरल जेड का वैल्यू पुट अप करूंगा यहाँ पे, जेड का वैल्यू इस फॉर्म में ऐसे। अब LCR के लिए ना, इसके लिए इम्पीडेंस डायग्राम निकाल रहा हूं अब मैं। LCR के लिए इम्पीडेंस डायग्राम, Z, ये R और ये XL माइनस XC था कि नहीं था, था। तो Z है ना, तो हम अभी लिखाया, मैं बोला था ना IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई बराबर R अपॉन Z ना, तो Z हाइपोटेनस है, तो Z की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, क्या निकालेंगे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो Z को हटा क्या लिखोगे R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये XL माइनस XC। हो गया। अब XL बराबर ओमेगा L रख सकते हैं और XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही बताया था R अपॉन Z LCR के लिए होता है R अपॉन Z, तो Z की वैल्यू क्या है यहाँ से निकाल के रख सकते हैं Z की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा बता, सबसे पहले आएगा कि एवरेज पावर कैलकुलेट करो बोलेगा, क्या बोलेगा एवरेज पावर कैलकुलेट, और बोर्ड एग्जाम में आएगा एवरेज पावर कैलकुलेट करो बोल दिया, कोई भी सर्किट का नाम नहीं दिया है। तो स्टार्टिंग में बनाए थे वही वाला बनाना छोड़ देना, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक।
और उसमें लिख के दे दिया कि ओनली रेजिस्टेंस है, तब निकालो एवरेज पावर। और 2 नंबर का सवाल है तो कैसे करोगे? 2 नंबर का सवाल है और एवरेज पावर कैलकुलेट करो ओनली रेजिस्टेंस के लिए, तो कुछ नहीं करना, वी नो दैट लिखना और ये फॉर्मूला लिख देना, वी नो दैट लिखना और ये फॉर्मूला लिख देना। फिर लिखना ओनली रेजिस्टेंस में सेम फेस में होते हैं करंट और वोल्टेज, तो फाई बराबर क्या लिखना 0 डिग्री, फिर पावर निकाल के दिखा देना। ठीक है, अगर 5 नंबर में सवाल आएगा ओनली रेजिस्टेंस है और एवरेज पावर निकालो 5 नंबर का है, तब जाके पूरा स्टार्टिंग से बनाना यहाँ तक, फिर कंडीशन लगाना ओनली रेजिस्टेंस वाला। 2 नंबर में आ रहा है तो वी नो दैट करके फॉर्मूला यूज कर लेना और जो जो सर्किट का नाम दिया उसमें फाई की वैल्यू पुट अप कर देना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है कोई भी सेट में, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो LCR रेजोनेंट वाला, रेजोनेंट केस है। कौन सा केस है? रेजोनेंट सर्किट। और LCR हमारा रेजोनेंट सर्किट है। कौन सा सर्किट? तो यहां पर हमें निकालना है, अब 2 बात बताऊं, यहां पर पावर फैक्टर निकालूंगा यहां से LCR सर्किट में, और साथ में क्या निकालूंगा? एवरेज पावर। क्या निकालूंगा? LCR अभी हम पढ़े थे, LCR के लिए अभी जस्ट निकाले थे एवरेज पावर, वहां पर फाई एंगल पता था क्या? नहीं, लेकिन रेजोनेंस के केस में हमें सब पता है। रेजोनेंस का केस कब आता है? रेजोनेंस के केस में क्या होता है बताओ तुम्हें? फाई बराबर 0 डिग्री। रेजोनेंस सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है, पढ़े थे। क्योंकि यहां पर XL और XC आपस में बराबर होता था, याद करो। तो ओवरऑल इधर ही करंट जा रहा है और इधर ही हमारा क्या था? वोल्टेज था, सिर्फ रेजिस्टेंस काम करता था, याद है ना। रेजोनेंट में करंट भी इधर जाता था, वोल्टेज भी इधर जाता था, और इधर XL होता था, इधर XC होता था, दोनों कैंसल आउट हो जाता था, याद है कि नहीं है? तो रेजोनेंस का केस याद रखना, XL और XC बराबर हो गया और सेम फेज डिफरेंस, तो फाई बराबर 0। तो रेजोनेंस के केस में हमारे पास पावर फैक्टर कितना आता है? 1। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में LCR रेजोनेटिंग सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? ओनली 1 होती है। क्या होती है? और ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ओनली रेजिस्टेंस है। मैं LCR की बात नहीं कर रहा, ओनली रेजिस्टेंस भी है, तब भी पावर फैक्टर कितना आता है? 1। तो वही जो वाला केस होगी ना, लगभग इसमें भी रेजिस्टेंस ही तो वर्क कर रहा है, तो याद रखना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या निकाल सकते हैं? एवरेज पावर। तो क्या हो जाएगा? IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। तो वापस यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस टाइम भी एनर्जी लॉस क्या हो गया? मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। IRMS और ERMS आगे मल्टीप्लाई में, तो एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगा। क्या होगा? और एनर्जी लॉस सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? यहाँ पर भी ओनली रेजिस्टेंस में, क्योंकि भाई X और XC कैंसिल हो गया था नहीं दोनों, तो इधर क्या रेजिस्टेंस ही तो बचा था ना। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में होगा और मैक्सिमम होगा। किस में होगा एनर्जी लॉस? पूरा रेजिस्टेंस में। क्या हो गया? और ये सर्किट का नाम क्या है? रेजिस्टिव सर्किट ही तो है एक प्रकार का ये। ठीक है, तो एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगा। कितना होगा? मैक्सिमम किस में होगा एनर्जी लॉस? रेजिस्टेंस में। तो कितना होगा मैक्सिमम? रेजिस्टेंस के फॉर्म में बताओ। ये यहाँ तो निकाल लेंगे मैक्सिमम, लेकिन रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकाल के बताओ। तो वापस शुरू में जैसा काम किया तो वापस वैसे काम करूंगा ना, तो करो। एवरेज बराबर IRMS इंटू, अब IERMS बराबर क्या रखूंगा? E बराबर IRMS इंटू, अब Z नहीं लिखूंगा, अब ZR लिखूंगा, क्योंकि रेजोनेंस के कंडीशन में XL और XC तो गायब हो गया, तो सिर्फ क्या बचा था यहाँ पे? रेजिस्टेंस ही तो बचा था ना। पढ़े थे ना, याद करो। Z बराबर क्या था? कैपिटल R आया था कि नहीं आया था? इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया था, याद है कि नहीं? तो Z थोड़ी ना है, पूरा R, याद है ना, रेजोनेंट की कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा? I² RMS इंटू R, और I बराबर क्या होता है? I0 अपॉन √2, तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? I0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R। तो LCR रेजोनेटिंग सर्किट में एनर्जी लॉस होता है मैक्सिमम। किस में होगा पूरा एनर्जी लॉस? रेजिस्टेंस में हो गया। तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी लॉस, मैक्सिमम एवरेज पावर का फॉर्मूला ही निकाल दिया।
आई नॉट स्क्वायर 2/R। रेजोनेटिंग सर्किट में भी नहीं, रेजोनेटिंग सर्किट बोलते हैं इसको। और स्टार्टिंग कंडीशन ओनली रेजिस्टेंस में सेम आया था कि दोनों तो सेम ही है ना लगभग, ठीक। और LCR रेजोनेटिंग सर्किट में फेज डिप मतलब क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कितना आता है 1, याद रखना पड़ेगा, ठीक। पेपर में आ जाएगा कि LCR रेजोनेटिंग सर्किट में एनर्जी का लॉस किस में होता है, तो रेजिस्टेंस में होता है। किस में होता है, रेजिस्टेंस में। कितना होता है, IRMS इंटू ERMS बोलो या I नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू R बोलो, इतना होता है मैक्सिमम, ठीक है। पावर फैक्टर याद रखना। अब कल हम लोग पढ़ेंगे वाटलेस करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।